मुल्क दिवालिया हो चुका था। आम आदमी टैक्सों के बोझ तले दब कर रह गया था। आवाम की बड़ी अक्सरियत 2 वक्त की रोटी को तरसती थी। रोटी के हुसूल के लिए छीना झपटी जारी थी, मगर अशराफिया को इसकी परवाह नहीं थी। उनकी मराहत और आम लोगों का इस्तेहसाल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका था। लावा फटने की देर थी। फिर क्या हुआ और कैसे हुआ, यही तो आज की स्टोरी है। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं आजाद मिलिट्री। जो नक्शा मैंने खींचा है शायद उसमें आपको हालात की तस्वीर नजर आ रही हो, लेकिन इस कहानी में पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया के लिए बहुत कुछ सोचने और समझने को है। मैं बात कर रहा हूं इनकलाबे फ्रांस की, जिसके बाद दुनिया के जमहूरी मुआशरों को 3 बड़े स्लोगन या उसूल मिले: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये 3 उसूल जनरली आज के तमाम जमहूरी ममालिक के आईन का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए फ्रांस को आग और खून का दरिया उबूर करना पड़ा। वो कैसे, ये जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तारीखी मालूमात का ये सिलसिला चलता रहे। यूं तो इनकलाबे फ्रांस ने दुनिया को लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, मसावात और जदीद जमहूरी मुमलिकत का तस्वर दिया, मगर इसका फौरी नतीजा इंतशार, कत्लेआम और आमरीयत की सूरत में निकला। लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह मिसाल कायम हो गई कि मुआशी, समाजी और सियासी शऊर का रास्ता नहीं रोका जा सकता। दुनिया के इस तारीखी वाक़े के इवेंट्स 1787 से 1799 तक फैले हुए हैं, जिसका नुक्ता रूज 1789 है। लेकिन सन 1600 में यूरोप में शऊर की बेदारी का अमल शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से उस जमाने के सियासी, मजहबी और समाजी बयानियों पर सवाल उठना शुरू हो चुके थे। उस दौर में बादशाहों को खुदा का अवतार समझा जाता था। इक़्तिदार पर बादशाहों का बिला शिरकते गैरे हक को मजहबी अकीदे का दर्जा दिया जाता था, जिसकी रूह से बादशाहों से इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस डिवाइन राइट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आम तौर पर चर्च और बादशाह एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। चर्च और बादशाहों की इस पार्टनरशिप ने एक तरफ साइंसी तरक्की को रोका हुआ था, तो दूसरी तरफ मुआशरे को मुआशी, समाजी और सियासी बुनियादों पर मुख्तलिफ तबकात में तकसीम किया हुआ था। अगर बरे सगीर की मिसाल सामने रखें तो जिस तरह यहाँ पर जात पात की तकसीम को मजहबी तकाजे के तौर पर नाफिज किया गया था, जात पात की ये तकसीम अब भी किसी हद तक इंडिया में मौजूद है। ब्राह्मण, वेश, खत्री और शूदर की जो तकसीम उस वक्त बरे सगीर में मौजूद थी, उसी तरह की तकसीम यूरोप में पाई जाती थी। सबसे ऊपर शाही खानदान, उमरा और जागीरदार थे, दूसरे दर्जे में चर्च या मजहबी एस्टैब्लिशमेंट और तीसरे दर्जे में आम लोग होते थे जो ज्यादातर किसान थे, क्योंकि ज़राअत ही मुआश का सबसे बड़ा जरिया थी। इंडस्ट्रियल इनकलाब से दुनिया अभी 100 साल पीछे थी। इस तकसीम में 2 फितरी इत्तेहादी थे, चर्च और बादशाह, जो मिलकर किसानों का इस्तेहसाल करते थे। इस पस मंजर में डेकार्ट, जॉन लॉक और स्पिनोजा जैसे रिफॉर्मिस्ट दानिश्वर पैदा हुए, जिन्होंने सदियों से राइज इस निजाम पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। अवाम को हुकूक दिलवाने के लिए नए रूल्स ऑफ द गेम तजवीज की। बरतानवी फिलोसफर जॉन लॉक ने कहा कि हुक्मरान चुनने का हक सिर्फ अवाम को होना चाहिए। अगर कोई हुकूमत अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो तो अवाम के पास ऐसी हुकूमत को हटाने का इख्तियार भी होना चाहिए। यहां से जमहूरी तसव्वुरात को फरोग मिला। फ्रेंच दानिश्वर डेकार्ट ने रिवायती मजहबी तसव्वुरात पर सख्त तनकीद की, सवाल उठाने को इंसानी वजूद का फितरी तकाजा करार दिया, मजहब के नाम पर जुबानबंदी और जुल्म रवा रखने की रिवायत को चैलेंज किया। उसका ये जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि आई थिंक देयरफोर आई एम। 18वीं सदी में रूसो और मोंटेस्क्यू ने भी इन ख्यालात को फरोग दिया। दोनों का ताल्लुक फ्रांस से था। रूसो ने ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तस्वर पेश किया जिसमें मुआशरे के तमाम तबकात की राय शामिल हो। रूसो का ये जुमला मशहूर हुआ कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। इन फिलोसफर्स के अफकार से ही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के 3 बुनियादी उसूल ड्राइव किए गए। इन फिलोसफर्स के ख्यालात को साइंसी मैदान में होने वाली तरक्की ने मजीद तकवीत दी। गैलीलियो और न्यूटन जैसे साइंसदानों ने कई मजहबी तसव्वुरात को साइंसी बुनियादों पर गलत साबित किया। इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक लेवल पर होने वाली इस पेशरफ से एक नए दौर का आगाज हुआ, जिसे आज हम एरा ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं।
इस नए दौर ने यूरोप में एक समाजी तहरीक की बुनियाद डाली, जिसकी वजह से आम लोगों ने जालिम बादशाहों के इक़दामात पर सवाल उठाना शुरू किया। फ्रांस में ये कहानी कैसे आगे बढ़ी और इसमें मुआशी हालात और टैक्सों के गैर मुनसिफाना निफाज का क्या किरदार था, इसको समझने के लिए अब आ जाएं 18वीं सदी में। यूरोपीय अक़वाम बरे आज़म अमरीका, अफ्रीका और एशिया के कई इलाकों पर काबिज हो चुकी थी। जिस तरह हमारे यहाँ बरतानिया का तसल्लुत था, इसी तरह अमरीका के कई इलाके फ्रांस के कब्जे में थे। फ्रेंच आर्मी के फुटप्रिंट्स इंडिया और अफ्रीका में भी मौजूद थे। इन कॉलोनीज के कुदरती वसाइल लूटने के बाद फ्रांस और दीगर यूरोप में खुशहाली का दौर था, जिसकी वजह से फ्रांस समेत यूरोप में एक मिडिल क्लास वजूद में आ चुकी थी, जो किसानों, प्रोफेशनल्स, कारीगरों और ताजिरों पर मुश्तमिल थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की वजह से 1715 से 1800 तक फ्रांस की आबादी डबल हो गई थी। 2.5 करोड़ आबादी के साथ फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ सियासी निजाम वही सदियों पुराना चल रहा था, जो 3 क्लासेस में तकसीम था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता था। पहली एस्टेट क्लर्जी पर मुश्तमिल थी, जिसमें बिशप और प्रीस्ट शामिल थे। उनको कई मराहत हासिल थीं, मुतअद्दिद टैक्सों से छूट मिली हुई थी। इसके अलावा यह तबका जमीनों का मालिक भी था। न सिर्फ मालिक था, बल्कि आम किसानों से 10% पैदावार भी टैक्स की शक्ल में लेता था। दूसरी एस्टेट नोबेलिटी कहलाती थी, जिसमें शाही खानदान, ड्यूक्स, नाइट्स और दीगर शामिल थे। इस तबके में शामिल लोग भी कई टैक्सों से मुस्तस्ना थे। इनको फौज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अहम ओहदों पर तैनात किया जाता था। अपनी जेरे मलकियत जागीरों पर अमन व अमान बरकरार रखना भी इस तबके की जिम्मेदारी थी। तीसरी एस्टेट में किसान, ताजिर, कारीगर और मिडिल क्लास के लोग शामिल थे। पहली 2 एस्टेट्स के बरक्स इस तबके को कोई मराहत हासिल नहीं थी। टैक्सों का सारा बोझ भी इन लोगों पर था। बादशाह, जागीरदारों और क्लर्जी को अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद फैसला साजी में इस तबके को कोई किरदार नहीं दिया गया। अगर आबादी का तनासुब देखें तो पहली 2 स्टेट्स कुल आबादी का सिर्फ 2% थी, जबकि थर्ड स्टेट 98% अवाम पर मुश्तमिल थी। रियासती उमूर में 98% आबादी की कोई सुनवाई नहीं थी। बादशाह के पास एब्सोल्यूट पावर थी। खानापुरी के लिए 3 स्टेट के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक स्टेट जनरल काउंसिल हुआ करती थी, जिसकी हैसियत एडवाइजरी थी, यानी किसी मसले पर बादशाह को जरूरत पड़ती तो स्टेट जनरल तलब करके तजावीज ली जाती थी, जिन पर अमल करने या ना करने का इख्तियार सिर्फ बादशाह का होता था। लेकिन अगर अमल करना जरूरी भी होता तो फिर भी बादशाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी तजवीज आगे नहीं जाती थी, क्योंकि स्टेट जनरल की कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह थी कि तीनों तबकात का 1-1 वोट होता था। अवाम के मफाद की कोई भी तजवीज क्लर्जी और नोटेबल्स 2-1 की अक्सरियत से मुस्तरद कर देते थे। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाता कि बजट खसारा पूरा करने के लिए सिर्फ तीसरी स्टेट पर नया टैक्स लगा दिया जाए, तो ये तजवीज 2-1 से पास होकर बादशाह के पास पहुंच जाती थी। लेकिन इसके बरक्स अगर ये तजवीज आती थी कि क्लर्जी और नोटेबल्स को भी टैक्स नेट में लाया जाए, तो इस किस्म की तजवीज 2-1 से डिफीट हो जाती थी। ये मिसाल मैंने इसलिए भी दी कि ये करंट भी है और रेलेवेंट भी, क्योंकि हमारी अशराफिया भी निजाम को काबू में रखकर टैक्सों में मसावी हिस्सा डालने के खिलाफ मज़ाहमत करती है। अब एक तरफ ये अंदरूनी कश्मकश थी, तो दूसरी तरफ 1756 में फ्रांस और बरतानिया में जंग का आगाज हो गया। 7 साल तक दोनों कौमें लड़ती रहीं। इनका ये मुकाबला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं था। अमेरिका में भी ये दोनों मोनार्कीज एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंग में मसरूफ थी। इन्हीं दिनों में बरतानवी राज के खिलाफ अमेरिका की जंग आजादी भी शुरू थी। बरतानवी फौज के खिलाफ फ्रांस अमेरिकी पैट्रियट्स की मदद कर रहा था। फ्रांस की इस हिमायत की निशानी न्यूयॉर्क में नस्ब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, जो फ्रांस ने तोहफे के तौर पर अमेरिका को दिया। लेकिन इन 2 जंगों ने फ्रांस को दिवालिया कर दिया, जिसका हल फ्रांस के बादशाह ने यह निकाला कि थर्ड स्टेट पर टैक्सों की शरह बढ़ा दी। किसानों की आधी इनकम टैक्सों की मद में चली जाती थी। 1774 में इस मुआशी बहरान के दौरान किंग लुई द 16 तख्त नशीन हुआ। किंग लुई ने एक फ्री मार्केट एडवोकेट टर्गट नामी शख्स को वजीर खजाना मुकर्रर किया, जिसने आते ही पहली 2 स्टेट्स को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज दी, जिसे अशराफिया ने कबूल नहीं किया। दूसरा काम यह किया कि ज़राई पैदावार पर रियासत की रेगुलेशन खत्म कर दी।
अगरचे ये जदीद इकोनॉमिक्स के असूलों के मुताबिक था, लेकिन इसका फौरी असर ये हुआ कि जखीरा अंदोजी और मुनाफा खोरी शुरू हो गई, जिसकी वजह से 1775 में रोटी की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 98% आबादी के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया। मुल्क भर में फसादात शुरू हो गए, जिसके नतीजे में वजीर खजाना को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। एक तरफ मुल्क में ये हालात थे तो दूसरी तरफ किंग लुई अमेरिका की जंग आजादी को फंडिंग जारी रखे हुए थे। 1776 में अमेरिका आजाद हो गया, लेकिन इस प्रॉक्सी वॉर की वजह से फ्रांस का माली खसारा मजीद बढ़ गया। 1778 में बरतानिया ने स्कोर सेटल करने के लिए फ्रांस पर बराह रास्त हमला कर दिया। ये जंग भी 5 साल तक जारी रही, जिसके खात्मे तक फ्रांस की मुआशी बका खतरे में पड़ गई। बजट खसारा पूरा करने के लिए यूरोप के बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। कुल कर्जा 2 अरब फ्रैंक तक पहुंच गया। अब एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी और तीसरी तरफ थर्ड स्टेट यानी गरीबों पर टैक्सेस की भरमार। ये सूरत हाल भी ऐसी ही है जो आज की नस्ल के लिए तसव्वुर करना मुश्किल नहीं है, लेकिन फ्रांस में जारी सूरत हाल आज के हालात से कई गुना बदतर थे। नतीजतन अवाम ने निजाम के खिलाफ बगावत कर दी, मगर इन हालात में भी अपनी शाही खानदान की अय्याशियां जारी रही। किंग लुई ने पेरिस के बाहर वर्साई महल तामीर करवाया, जिसके सामने मलका की फरमाइश पर खुसूसी लैंडस्केपिंग करवाई गई। इस महल को देखने के लिए आज भी सालाना 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। मलका अपने कीमती मलबूसात और फैशन पर बहुत ज्यादा खर्च करती थी। एक तरफ मलका के अखराजात बहुत ज्यादा थे और दूसरी तरफ मुख्तलिफ वज़राए खजाना की जानिब से उमरा पर टैक्स लगाने की तजावीज भी मलका के कहने पर मुस्तरद की जाती थी, जिसकी वजह से मलका को मादाम डेफिसिट का खिताब दिया जाने लगा। मलका की शाखर्चियों की गवाही साबिक अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन ने भी दी, जो उस दौर में अमरीकी सफीर के तौर पर फ्रांस में तैनात थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि अगर मलका ना होती तो कोई इनकलाब भी ना आता। मलका के जुए और बेपनाह अखराजात की वजह से खजाना तेजी से खाली होने लगा, जिसने तब्दीली की राह हमवार दी। बहरहाल बादशाह ने माली मुश्किलात खत्म करने के लिए वजीर खजाना अलेक्जेंडर को टास्क दिया। वजीर खजाना ने एक बार फिर अशराफिया पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया, क्योंकि अवाम तो पहले ही टैक्सों तले दब चुकी थी। इस तजवीज को अमली जामा पहनाने के लिए फरवरी 1787 में नोटेबल्स का एक इजलास बुलाया गया, लेकिन उस अशराफिया ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और स्टेट जनरल का इजलास बुलाने की सिफारिश की, जो गुज़श्ता 175 साल से तलब नहीं की गई थी। 1614 में आखिरी बार स्टेट जनरल का इजलास हुआ था। बजाय इसके कि फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाता, रोड़े अटकाए जाने लगे। इस दौरान अशराफिया पर टैक्स लगाने की तजवीज के खिलाफ जागीरदारों और मराज याफ्ता तबकात ने बगावत की धमकियां देनी शुरू कर दी। वजीर खजाना अलेक्जेंडर को फारिग कर दिया गया। करते करते 1 साल गुजर गया। 1788 में मौसमी असरात की वजह से ज़राई पैदावार में बहुत बड़ी कमी आ गई, जिसकी वजह से ग़ज़ाई बहरान और कहत ने फ्रांस को अपनी लपेट में ले लिया। पुरतशद्दुद वाक़यात अरूज पर पहुंच गए। इस सूरत हाल से घबराकर किंग लुई ने स्टेट जनरल का इजलास बुलाने के लिए 5 मई 1789 की तारीख दी। मुकर्रर तारीख को जब इजलास शुरू हुआ तो वोटिंग के तरीक़ेकार पर स्टेट जनरल 2 हिस्सों में बट गए। दाएं तरफ उमरा और क्लर्जी के नुमाइंदे थे, जो माजी की रिवायत के मुताबिक तीनों स्टेट्स का एक वोट शुमार करना चाहते थे, यानी उमरा के 300 नुमाइंदों का 1 वोट, क्लर्जी के 300 नुमाइंदों का 1 वोट और थर्ड स्टेट के 600 नुमाइंदों का 1 वोट शुमार होगा। जबकि बाई जानिब थर्ड स्टेट या आम लोगों के नुमाइंदों का इसरार था कि इनफरादी हेड काउंट किया जाए, यानी बिला तफरीक हर नुमाइंदे का 1 वोट शुमार हो, क्योंकि उन्हें खदशा था कि रिवायत के मुताबिक पहली 2 स्टेट्स 2-1 से अमीरों पर टैक्स को वीटो कर देंगे। यह भी दिलचस्प हकीकत है कि यहीं से सियासत में लेफ्ट और राइट के तस्वुर की बुनियाद पड़ी, जो आज भी जारी है। दाएं बाजू वालों को रिवायत पसंद या कंजर्वेटिव, जबकि बाएं बाजू की सियासत करने वालों को लिबरल या डेमोक्रेट का नाम दिया जाता है। उस वक्त दाएं और बाएं बाजू की यह तकसीम इतनी बढ़ गई कि 5 मई से शुरू होने वाला इजलास किसी नतीजे के बगैर 17 जून तक जारी रहा। 17 जून को थर्ड स्टेट के नुमाइंदों ने अपनी अलग कौमी असेंबली बनाने का ऐलान किया और धमकी दी कि मुतालबात न माने गए तो पहली 2 स्टेट के बगैर ही वो फैसला करेंगे, जिसके रद्दे अमल में 20 जून को किंग लुई ने असेंबली हॉल को ताले लगवा दिए। ये देखकर थर्ड स्टेट के नुमाइंदे करीब ही मौजूद टेनिस कोर्ट में जमा हुए और तारीख साज हल्फ लिया, जिसे ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट के नाम से याद किया जाता है। टेनिस कोर्ट में शुरका ने हल्फ उठाया कि जब तक फ्रांस का नया आईन तय नहीं होता, अवामी असेंबली का इजलास और धरना जारी रहेगा।
हालात की संगीनी को देखते हुए किंग लुई ने अवामी असम्बली को तस्लीम किया। बाकी दो स्टेट्स के नुमाइंदों को भी इजलास में शिरकत की हिदायत जारी की। मई से शुरू होने वाला स्टैंड ऑफ 9 जुलाई को खत्म हुआ, जब स्टेट जनरल को ऑफिशियली नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा दे दिया गया। लेकिन असल में ये वक्त हासिल करने का हरबा था, क्योंकि इस दौरान थर्ड स्टेट के नुमाइंदा इजलास को खत्म करने के लिए किंग लुई ने फौज तलब कर ली। पूरे फ्रांस में यह अफवाह फैल गई कि अशराफिया ने बादशाह के साथ मिलकर थर्ड स्टेट को कुचलने की साजिश तैयार कर दी है। इन अफवाहों ने आग पर तेल का काम किया। एहतजाज और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में मुजाहिरीन ने बादशाहत की अलामत समझे जाने वाले फोर्ट पर चढ़ाई कर दी। इस तारीखी मौके की याद में 14 जुलाई आज भी फ्रांस का कौमी दिन कहलाता है। अवामी मज़ाहमत के सामने बादशाह को एक बार फिर घुटने टेकने पड़े। किंग लुई ने 3 रंगों वाला लिबास पहनकर पेरिस का दौरा किया और अवाम की हाकमियत तस्लीम करने का अज़्म दोहराया। लेकिन दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जागीरदारों और क्लर्जी के खिलाफ किसानों ने बगावत कर दी। टैक्स जमा करने वालों को मार भगाया, जिससे अशराफिया में मजीद खौफ फैल गया। कई जागीरदारों ने भागकर करीबी मुमालिक में पनाह ले ली। अशराफिया के नुमाइंदों पर बुलबाई हमले करने लगे। किसानों की बगावत को ठंडा करने के लिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को जागीरदारी निजाम के खात्मे का ऐलान किया। इसके साथ साथ चर्च को दिया जाने वाला पैदावार का 10वां हिस्सा भी खत्म कर दिया गया। फिर 26 अगस्त को अहम एलामिया जारी हुआ, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन कहा जाता है। इस एलामिया के तहत लिबर्टी, इक्वालिटी, निजी मलकियत और जबर के खिलाफ आवाज उठाने को बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया गया। ये फ्रांस के आईन का पहला ड्राफ्ट था। उस दौर में जमहूरियत की जानिब ये बहुत इनकलाबी कदम था, क्योंकि अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया पर मोनार्कीज का राज था। यही वजह है कि किंग लुई ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इन इक़दामात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके खिलाफ 5 अक्टूबर को औरतों ने पेरिस से बाहर वाक़ई किंग लुई के महल वर्साई पैलेस की जानिब मार्च शुरू किया। एहतजाजी खवातीन महल में दाखिल हो गईं और बादशाह से जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एलामिये पर दस्तखत करवाए। अगले दिन शाही खानदान पेरिस शिफ्ट हो गया। किंग लुई की अथॉरिटी खत्म होकर रह गई। फौज ने भी किंग लुई के अहकामात मानने से इनकार कर दिया। जून 1791 में किंग लुई ने मुल्क से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 3 सितंबर 1791 को असेंबली ने फ्रांस का पहला तहरीरी आईन पास किया, जिसमें बादशाह के इख्तियारात कम करने के बावजूद बादशाहत को आईनी हैसियत दी। उसी साल फ्रांस में इलेक्शन मुनक्किद करवाए गए, जिसमें थर्ड स्टेट तकसीम का शिकार हो गई। कुछ इनकलाबी गिरोहों ने बादशाहत को मानने से साफ इनकार कर दिया। रॉबस्पेरे जैसे इंतहा पसंद लीडर उभर कर सामने आए, जो फ्रांस को रिपब्लिक बनाने और किंग लुई के ट्रायल का मुतालबा करते थे। अप्रैल 1792 में मुंतखब असेंबली ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। असेंबली के अराकीन को खदशा था कि ऑस्ट्रिया में पनाह लेने वाले जागीरदार काउंटर रेवोल्यूशन का मंसूबा बना रहे हैं। दूसरा ये कि फ्रांस की मलका का ताल्लुक भी ऑस्ट्रिया के शाही खानदान से था। खतरा था कि ऑस्ट्रिया इनकलाब को यूरोप में फैलने से रोकने के लिए मुदाखलत कर सकता है। फ्रांस ने मुतालबा किया कि ऑस्ट्रिया में पनाह लेने वाले फ्रेंच अशराफिया के नुमाइंदों को हवाले किया जाए। अब एक तरफ सरहदों पर जंग जारी थी, तो दूसरी तरफ फ्रांस के अंदर इंतहा पसंद इनकलाबियों ने कत्लो गारत गरी शुरू कर दी। 10 अगस्त 1792 को ऐसे ही एक इंतहा पसंद गिरोह ने पेरिस में किंग लुई की रिहाइशगाह पर हमला करके शाही खानदान को गिरफ्तार कर लिया। आने वाले महीनों में फ्रांस के अंदर काउंटर रेवोल्यूशन के खदशात की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को बेदर्दी से मारा गया। नेशनल असेंबली की जगह नेशनल कन्वेंशन बुलाया गया, जिसने बादशाहत का खात्मा करके फ्रांस को मुमलिकत का दर्जा दे दिया। 21 जनवरी 1793 को बगावत के इल्जाम में किंग लुई को सजाए मौत सुनाई गई। उस वक्त सजाए मौत गिलोटीन के जरिए दी जाती थी, जिसमें एक तेज धार वजनी ब्लेड ऊंचाई से मुजरिम की गर्दन पर गिराया जाता था, जिससे सर तन से जुदा हो जाता था। 9 माह बाद मलका मैरी को भी यही सजा दी गई, लेकिन इन सजाओं के बावजूद तशद्दुद की बदतरीन लहर उठी, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। जून 1793 में शिद्दत पसंद जैकोबिन्स ने नेशनल कन्वेंशन का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत संभालते इस गिरोह ने नए कैलेंडर की इब्तिदा की और ईसाइयत के खात्मे का ऐलान किया। हजारों लोगों को रॉबस्पेरे के हुक्म पर बेदर्दी से कत्ल किया, जिसके बारे में जरा बराबर भी शक होता कि ये मुतदिल या इनकलाब के खिलाफ है तो उसे मार दिया जाता।
1794 में 10 माह के रेन ऑफ टेरर के बाद रोबेस्पियर को भी मार दिया गया। रोबेस्पियर की वफात के बाद मोतदिल दौर का आगाज हुआ। 1795 में नेशनल कन्वेंशन ने नया आइन मंजूर किया जिसमें 2 हाउस पर मुश्तमिल पार्लियामेंट वजूद में आई। इस पार्लियामेंट से 5 रुकनी हुकूमत मुंतखब की गई जिसके खिलाफ शिद्दत पसंदों और शाही निजाम के हामियों की मज़ाहमत जारी रही। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट की क़यादत में फौज ने यह बगावत कुचल। 4 साल तक यह निजाम चला, लेकिन इस दौरान माली बहरान और अवामी बेचैनी कम ना हुई। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने हुकूमत पर खुद कब्जा कर लिया। यूं फ्रांस की पहली रिपब्लिक आमरीयत का शिकार हो गई, लेकिन इसके बावजूद इनकलाब के जरिए अवाम को हासिल हुकूक का बड़ी हद तक तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इस पहली रिपब्लिक से आज तक फ्रांस में 5 रिपब्लिक्स आ चुकी हैं। इस दौरान बादशाहत और आमरीयत के कई दौर आए। फ्रांस का जोग्राफिया भी तब्दील होता रहा, लेकिन 1958 में वजूद में आने वाली 5वीं रिपब्लिक आज भी कायम है। आज का जदीद फ्रांस इसका तसलसल है। बिलाशुबा अमेरिका की जंगे आजादी और इनकलाबे फ्रांस दुनिया में जमहूरियत के फरोग के हवाले से अहम तरीन इवेंट्स हैं जो जमहूरी मुआशरों के लिए मशले राह का दर्जा रखते हैं।